Hello students, welcome to all of you on this very bright and result ensuring platform of Science World. This is Dr. Rajesh Tiwari. स्टूडेंट्स हम लोग आज बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे अमाइनो एसिड आप पढ़ते हैं तो उसमें आता है जैसे कि वहाँ पे अल्फा अमाइनो एसिड क्या होते हैं, बीटा क्या होते हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड क्या होता है, बेसिक क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, सब टर्म्स होते हैं। ये सब अमाइनो एसिड की बायोकेमिस्ट्री टर्मिनोलॉजी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे होते हैं तो उसमें आप लोग पढ़ते हैं ना, जैसे कि कैपिटल डी, कैपिटल एल, स्मॉल डी, स्मॉल एल, डायस्टेरियोमर, इनैंसियोमर, एपीमर, एनोमर, सब क्या होते हैं। इन टर्म्स आप जानते हैं कि इन दोनों की बायोकेमिस्ट्री पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक एक करके हम प्रयास करेंगे कि इन टर्म्स को क्लियर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले अमाइनो एसिड जो यूज टेक्नोलॉजी, जो टर्मिनोलॉजी होती है वो जानने का, कि अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, एसिडिक क्या होते हैं, बेसिक क्या होते हैं, न्यूट्रल क्या होते हैं, ये सब टर्म हम जानने की कोशिश करते हैं। चलिए ये सब शुरू करते हैं। ये सब चीजें बहुत इजी हैं, बहुत इजी हैं, बड़े इंटरेस्टिंग हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको हम यहाँ पर पहले एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम लोग अमाइनो एसिड की जो टर्मिनोलॉजी उसको हम देख लेते हैं। तो पहले हम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, कि अल्फा, अल्फा एंड बीटा अमाइनो एसिड्स, ये सब क्या होते हैं। तो देखिए इसके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि ये कोई अमाइनो एसिड है, CH3, CH2, CH2 और एक और ले लिया CH2, यहाँ पे हमने कर दिया यहाँ पे CH और यहाँ डाल दिया हमने, मान लिया यहाँ पे COOH, ये तो रहेगा रहेगा। अच्छा, अब आप जानते हैं कि अमाइनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है और अमाइनो ग्रुप भी होता है, मतलब ये बाई फंक्शनल कंपाउंड होता है। तो इसमें देखिएगा ऐसा कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो अमाइनो से ज्यादा प्रेफरेंस वाला ग्रुप होता है। अब देखिए ऐसा, हमको अमाइनो ग्रुप लगाना है इसमें, जो बाकी है। तब देखिए ये हमारा जो कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब इसके बाद से जो कार्बन कार्बोक्सिलिक के साथ लगा रहेगा उसे कहा जाता है अल्फा कार्बन, और इसके बगल वाला जो कार्बन होता है वो कहलाता है बीटा कार्बन। देखिए ऐसा, ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, मान लीजिए ये अल्फा कार्बन है और ये जो है वो बीटा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया। ऐसे इधर वाले को हम लोग गामा कार्बन कह सकते हैं। हालांकि अमाइनो एसिड में अल्फा बीटा दो ही मेन होते हैं। तब देखिए अगर इस अल्फा कार्बन के साथ अगर अमाइनो ग्रुप जुड़ेगा, अगर इस अल्फा कार्बन के साथ अगर अमाइनो ग्रुप जुड़ेगा तो उस कंडीशन में ये मान हमने अमाइनो का यहां जोड़ दिया तो ये कहलाएगा अल्फा अमाइनो एसिड, ये कहलाएगा अल्फा अमाइनो एसिड। यानी अगर इस अल्फा कार्बन के साथ अगर अमाइनो जुड़ेगा, एसिड जुड़ेगा, तो कहलाएगा अल्फा अमाइनो एसिड। इसके अपोजिट में मान लीजिए मैं बीटा से जोड़ देता तो कहलाता बीटा अमाइनो एसिड। सपोज करिए फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने ऐसे कर लिया होता, अगर कुछ ऐसे होता, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH, CH2 और यहाँ पे मान कर लेते हैं CH, COOH, यहाँ पर ऐसे कर दिया था। तो अगर मान लीजिए कि अगर हमारे अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा यहाँ पर हो गया, तो अगर बीटा के साथ, अगर यहाँ पर बीटा के साथ अगर लगा दिया जाता, इस बीटा वाले के साथ अगर हम अमाइनो लगा देंगे तब ये कहलाएगा बीटा अमाइनो एसिड। तो इस तरह से जो पहला ऊपर वाला था कौन सा था, ये हम लोग का था अल्फा अमाइनो एसिड, ये था अल्फा अमाइनो एसिड था, ये था। और ये जो नीचे हमने दिखाया ये नंबर 1 वाला था, ये अल्फा अमाइनो एसिड था, और जो ये नंबर 2 वाला है ये है बीटा अमाइनो एसिड, ये है बीटा अमाइनो एसिड। ठीक है ना।
आई होप कि आप लोग अल्फा और बीटा में कोई डाउट नहीं करेंगे। और बड़ी सिंपल सी बात है कि जो अमीनो एसिड होते हैं ये होते हैं बाइफंक्शनल कंपाउंड होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्बोक्सिलिक भी है और अमीनो ग्रुप भी है। इसमें से जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ये मोर प्रीफर्ड यानी यहाँ पर प्रेफरेंशियल ऑर्डर में पहले आता है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसी को मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। और इस कार्बोक्सिलिक के साथ जो कार्बन लगा रहता है वो कहलाता है अल्फा। अल्फा से जो कार्बन लगा रहेगा वो कहलाएगा बीटा। बीटा के बगल वाले को हम कहते हैं गामा। तो आपको क्या देखना है कि किस कार्बन के साथ अमीनो एसिड ग्रुप लगा हुआ है। तो जिन अमीनो एसिड में आप देख रहे हैं यहाँ पे अल्फा के साथ लगेगा उसे बोलेंगे अल्फा अमीनो एसिड, जैसे हमारे पहला एग्जांपल में है। और जिन अमीनो एसिड्स में यहाँ पे बीटा मान लीजिए आपका अल्फा हो गया, बगल में इसका बीटा हो गया, बीटा के साथ लगा होगा वो कहलाएगा बीटा अमीनो एसिड। ठीक है ना? आई थिंक कि अब अल्फा और बीटा में कोई डाउट आपको नहीं होगा। ठीक, ऐसे मान लो अगर केमिस्ट्री की बात हम कर देंगे तो मान लीजिए सपोज कीजिए बीटा के बगल में आपका एक गामा होता है और अमीनो मान लीजिए अगर गामा के साथ लग गया तो बोलेंगे गामा अमीनो एसिड। ठीक है ना? तो इस तरह से अल्फा अमीनो एसिड और बीटा अमीनो एसिड यही आपके दो मेनली होते हैं बायोकेमिस्ट्री में। तो आप दो पे आप फोकस करेंगे। हालांकि अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा नीटा गीटा सब दुनिया भर का होता है, तो उससे हमारा कोई मतलब अलग नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हम अल्फा कब बोलेंगे और बीटा कब बोलेंगे या गामा कब बोलेंगे। तो इस तरह से हम अल्फा अमीनो एसिड या बीटा अमीनो एसिड या गामा अमीनो एसिड आसानी से कह सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा टर्म जब आप पढ़ते हैं, जब आप क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं, तो उसमें आप ये देखते हैं कि जब इसको क्लासिफाई करते हैं तो क्लासिफाई करने के आप जानते हैं कई पैरामीटर होते हैं। जैसे आप कहते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड हो गया, एलिफेटिक अमीनो एसिड हो गया, सैचुरेटेड हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया, या ऐसे आपने अल्फा बीटा गामा कह दिया। क्या हो सकता है आप ऐसे और आपने पढ़ा होगा कि एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड या न्यूट्रल अमीनो एसिड आपने पढ़ा होगा। ये भी बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज्ड टर्म है और बहुत इजी ये भी है। ये भी इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है। तो हम जरा सा हम अगर आपसे बात कर लें कि नेचर ऑफ अमीनो एसिड की अगर हम बात कर लें आपसे कि नेचर क्या है, कैसे हम नेचर पहचानेंगे, तो नेचर ऑफ अमीनो एसिड की बात अगर हम लोग करें अगर, तो देखिए यानी हमने अल्फा बीटा के साथ साथ मैं इसमें आपसे बात कर रहा हूँ एसिडिक न्यूट्रल अथवा बेसिक की बात। तो देखिए आप सब जानते हैं कि अमीनो एसिड में क्या होता है, यहाँ पे एक आर होता है जो हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई एल्किल ग्रुप हो सकता है, कोई एराइल ग्रुप हो सकता है, एलिफेटिक चेन हो सकती है, एरोमेटिक चेन हो सकती है। इस आर के अंदर NH2 भी हो सकता है और COH भी हो सकता है। मतलब जो जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आर का मतलब समझते हैं एल्काइल ग्रुप, तो असल में ये एल्काइल ग्रुप नहीं है। इसको थोड़ा सा क्यों समझें कि ये आर का मतलब जो होता है खाली हाइड्रोजन भी हो सकता है, एल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है, इसके अंदर NH2 भी हो सकता है, इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो सकता है। तो इस आर को आप सामान्य ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली बात आप यहाँ नहीं समझेंगे, यानी जो खाली एल्काइल आप नहीं कहेंगे। इसका मतलब हाइड्रोजन से लेकर कुछ भी हो सकता है। अब देखिए अब हम क्या करें, मान लीजिए कि आपका आर है, इसके अलावा आप जानते हैं कि यहाँ पर CH होता है और इसके साथ आप जानते हैं कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COH और यहाँ पर आपका NH2 ग्रुप होता है, ये होता है। अच्छा, हम सब जानते हैं कि कार्बन इसको COH को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं, मतलब आप कहे तो एसिडिक ग्रुप आपका हो ही गया। इसके अलावा थोड़ी सी बात अगर हम केमिस्ट्री का आपसे एक बात बताएं कि वे सारे के सारे कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन हो और उसके पास लोन पेयर हो, तो याद करिए लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस आपने जो पढ़ा होगा, तो लेविस कॉन्सेप्ट में कहा जाता है कि जो लोन पेयर डोनर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, लेविस बेस होते हैं। तो असल में होता क्या है कि जो NH2 होता है तो NH2 में N के पास से लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर डॉट से दिखाया जाता है, डबल डॉट से, ये लोन पेयर होता है। अच्छा, लोन पेयर क्या होता है याद रखिएगा, आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी एटम की जो आउटर मोस्ट सेल होती है, सबसे बाहरी जो सेल होती है, उसको हम कहते हैं वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल के ही इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन जनरली इन्वॉल्व होते हैं। तो वैलेंस सेल में मान लीजिए हमने कहा कि सिर्फ नाइट्रोजन आपका है, जहां आप जानते हैं इसके पास जो होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
तो यहाँ पे होता क्या है कि n का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 7 7 होता है, और आप सब लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, याद करिए कि फर्स्ट सेल में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सेकंड सेल यहाँ की वैलेंस सेल है, तो इन 5 इलेक्ट्रॉन में से आप जानते हैं इनकी वैलेंसी जनरली 3 होती है, तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाते हैं बॉन्ड बनाने में, 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। तो वैलेंस सेल के वे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में खर्च नहीं हुए, जो बचे हुए हैं, वही कहलाते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आप क्या समझेंगे कि 5 में से क्या हुआ, जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्या हो गए कि हमारे बॉन्डिंग में यूज हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बच गए ना, जो बॉन्डिंग में यूज नहीं होते हैं, वही कहलाते हैं लोन पेयर। ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो गए, ये हो गए हमारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए। तो वही n के पास यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को n किसी को दे सकता है। तो लेविस साहब क्या कहते हैं कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके उसी को हम क्या कहते हैं, लेविस बेस कहते हैं। याद रखिए, इसीलिए जो NH2 होता है वो बेसिक कैरेक्टर वाला होता है, यानी यहाँ पर हो गया बेसिक कैरेक्टर वाला हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने प्रेजेंट टाइम फार्मूला लिखा हुआ है उसमें COH जो है वो एसिडिक कैरेक्टर हो गया, NH2 क्या हो गया, बेसिक कैरेक्टर आपका हो गया। ये बात हुई ना। लेकिन अब जरा समझिए, एक बात समझना है कि NH2 बेसिक कैरेक्टर वाला हुआ और COH क्या हुआ, एसिडिक कैरेक्टर वाला हुआ। तो मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो R है, R, इस R के पास न तो NH2 है और न ही यहाँ पे COH है। R के पास NH2 भी नहीं है और COH भी नहीं है। उस कंडीशन में क्या होगा, सिंपली इतनी सी बात देखिए कि जो एसिडिक ग्रुप है COH और जो बेसिक ग्रुप है NH2, इनमें से इनका कंपैरेटिव नंबर क्या है। तो अगर दोनों का नंबर बराबर बराबर होगा तो कहलाएगा न्यूट्रल अमाइनो एसिड। यानी अगर मैं ऐसा मान लूं कि इस R के अंदर ना तो NH2 है और ना ही यहाँ पर कोई COH है, तो उस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि हमारे फार्मूले में एक ही यहाँ पे एसिडिक ग्रुप है और एक ही यहाँ पे बेसिक ग्रुप भी है। इसका मतलब दोनों का नंबर बराबर बराबर हो गया, तो क्या हो गया, ये आपका न्यूट्रल अमाइनो एसिड हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से ये सारे के सारे अमाइनो एसिड जिसमें जो R होता है, इसके अंदर न तो एसिडिक ग्रुप COH होता है और न बेसिक ग्रुप NH2 होता है। वे सब के सब जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि जितना इनके पास एसिडिक ग्रुप होता है उतना यहाँ पे बेसिक ग्रुप NH2 भी होता है। तो अपने सामने जो यहाँ पर ये एग्जांपल है वो कैसा है, वो न्यूट्रल अमाइनो एसिड का है, यानी कि न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड हुआ। ठीक है ना, बहुत इजी चीज है, ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड हुआ। ठीक, यानी all those amino acids which have equal number of COOH and NH2 groups are called neutral amino acid। ठीक, आगे चल के हम लोग याद करेंगे कि कौन कौन से न्यूट्रल अमाइनो एसिड याद हम तरीका भी आपको बताएंगे कि कौन कौन से न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स हैं, कौन कौन से एसिडिक हैं और कौन कौन से बेसिक हैं। ठीक, अभी हम लोग हर कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। अब इसके बाद देखिए ऐसा आगे आपसे और बात करें नेक्स्ट में कि मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि हम एक ऐसे अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं जिसमें जो R है, इस R के अंदर सपोज करिए कि इसके अंदर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके अंदर भी इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो। तो देखिएगा साहब कि यहाँ पे मान लीजिए मैं कहूँ कि हमारा जो R है, इस बार इस R के पास मान लीजिए कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। सपोज करिए कि जो स्ट्रक्चर है R की, इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक, और इसके बाद से आप जानते हैं कि आपका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ACH होगा और इसके अंदर यहाँ पर NH2 होगा और यहाँ पर COH तो होगा ही होगा। एक बात आप याद रखें, जिसको मैं इंसर्किल कर रहा हूँ, हर अमाइनो एसिड में इतना पार्ट तो होता ही होता है। ये पार्ट क्या होता है, सब में कॉमन होता है। ठीक, डिफरेंस जो होता है इसी R के स्ट्रक्चर में होता है। ये बात आप ढंग से नोट करेंगे आप लोग कि जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं
उनमें क्या होता है, इतना पार्ट क्या होता है, कॉमन होता है। इतना पार्ट जो हमने अभी सर्किल किया डॉटेड लाइन से, ये तो कॉमन ही होता है, इसमें कोई डिफरेंस होता ही नहीं है। डिफरेंस इसी आर में होता है। तो मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए जो आर की स्ट्रक्चर है इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो अगर आर के अंदर भी अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाए तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि आप देख रहे हैं जो एसिडिक ग्रुप है वो कितने हो गए, 2 हो गए। अगर हम ऐसा कह दें आपसे कि इस कंडीशन में हमारे पास जो एसिडिक ग्रुप है वो यहाँ पे देखिए 2 हो गए, है ना। एसिडिक हमारे पास क्या हो गया, देखिए कार्बोक्सिलिक ये वाला टाइप हो गया। ये देखिए एसिडिक इसके पास देखिए 2 हो गया, और जो बेसिक खाली बस 1 रह गया, ठीक है ना। तो मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस आर के साथ हमने बांड लगा के COH जो लिखा है इसको बांड मत समझिएगा। इसको मैंने आपसे कहा है कि ये जो आर है इसके अंदर भी अगर COH है, ठीक है ना, इस आर के अंदर भी अगर COH होगा तो उस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि जो एसिडिक ग्रुप्स हैं वो 2 हो गए, एक आपके पास ये हो गया और एक ये हो गया। तो एसिडिक हो गए 2 और बेसिक NH2 बस एक ही है। इसका मतलब ये नंबर ऑफ जो एसिडिक ग्रुप है वो अधिक हो गया और नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप यहाँ पे 1 है, 2 कम हो गया। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऐसे सारे के सारे अमाइनो एसिड जिनके इस आर के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है या COH पाया जाता है वो सब कहलाते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड। तो इनको हम कहेंगे एसिडिक अमाइनो एसिड। इसका मतलब ये हुआ कि एसिडिक अमाइनो एसिड वे अमाइनो एसिड होते हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नंबर जो होता है अधिक होता है इन कंपैरिजन टू NH2 ग्रुप। तो इस तरह से NH2 मान लीजिए यहाँ पर 1 है और कार्बोक्सिलिक यहाँ पे 2 हो गया, तो ऐसे सारे के सारे जो अमाइनो एसिड होते हैं वो सब कहलाते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड, ठीक है ना। तो आपको हो जाएगा एसिडिक अमाइनो एसिड आपका रहेगा, ठीक। इसमें कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए। तो बड़ी सिंपल सी बात है, खाली क्या करना है, नंबर गिनना है कि हमारे अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर में कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितना है और अमाइनो ग्रुप कितना है। तो मैंने आपसे कहा कि जो हमने सर्किल किया है डॉटेड लाइन से इतना हिस्सा तो कॉमन रहेगा, मतलब हर अमाइनो एसिड के पास कम से कम एक कार्बोक्सिलिक और एक अमाइनो तो रहेगा ही रहेगा, नाम ही है अमाइनो एसिड, तो रहेगा ही रहेगा। अब हो सकता है कि जो R है इसके अंदर भी NH2 अथवा COH ग्रुप पाया जाए। तो अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर COH पाया गया तो उस कंडीशन में जो नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप है मतलब जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 हो गया और बेसिक ग्रुप यहाँ पे खाली बस एक ही है, यानी कि एसिडिक ग्रुप प्रीडोमिनेट कर गया और ऐसे कहलाते हैं क्या, ये कहलाते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड कहलाते हैं। ठीक, बड़ी चीज बात है ये। अब आते हैं हम लोग कि हम लोग बेसिक कब कहेंगे। तो बेसिक कहने के लिए देखिए जैसा इसमें क्या है, अगली बार मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि हमारे पास जो ये आर है, आर तो रहेगा भाई, तो इस आर के अंदर मान लीजिए कि एक अमाइनो ग्रुप है ना, अमाइनो ग्रुप है, ऐसा हो जाए। और इसके बाद जानते हैं कि ये जो आपका रहेगा ये तो पार्ट आप जानते हैं कॉमन है, इसको तो रहना ही रहना है। ये जो हमारा ये जो हमारा ये पार्ट तो रहेगा ही रहेगा। ये जो पार्ट हमारा है ये, तो ये जो पार्ट तो सब में कॉमन है और रहेगा ही रहेगा। ये तो भाई सब में कॉमन है। मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूँ कि इतना जो पार्ट है ये तो सारे अमाइनो एसिड में रहेगा ही रहेगा, ये तो रहना ही रहना है। डिफरेंस अगर इसी आर में रहेगा तो अब मान लीजिए ये पार्ट हमारा कॉमन हो गया, इसमें एक एसिडिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक है और एक NH2 का बस कॉमन रहेगा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो आर है इस आर के अंदर भी अगर एक NH2 ग्रुप हो तब आप देख रहे हैं कि NH2 आपके पास 2 हो गया ना, देखिए एक NH2 आर के अंदर हो गया और एक जो यूनिवर्सल सब में रहता है, तो जो बेसिक ग्रुप है NH2 ग्रुप इसका नंबर हो गया 2 और एसिडिक ग्रुप हो गया आपका 1। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ जो बेसिक ग्रुप है NH2 ग्रुप है हैज एक्सीडेड द नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो जब
बेसिक यानी अमाइनो ग्रुप की संख्या अधिक हो जाए और एसिडिक ग्रुप जो है इसकी संख्या कम हो जाए तो सिंपल सी बात हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे कि हमारा हो गया बेसिक अमाइनो एसिड। तो आपके सामने जो ये स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक बेसिक अमाइनो एसिड की है। तो इस तरह से बड़ी सिंपल सी बात है कि हम किसको एसिडिक कहेंगे, किसको या किस कंडीशन में हम बेसिक कहेंगे या किस कंडीशन में हम न्यूट्रल कहेंगे। तो आई होप कि जो अमाइनो एसिड पढ़ते समय आप एक टर्म यूज करते हैं कि हमारा ये एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी बात आपको दिमाग में बैठानी हो क्या है कि जो अभी हमने एनसर्किल किया हुआ है रेड कलर से, इतना पार्ट सारे अमाइनो एसिड में कॉमन होता है, ये सब में कॉमन रहता है। डिफरेंस तब किस में होता है, तब भाई डिफरेंट 20 या 22 के कैसे होता है अमाइनो एसिड। तो जो आर होता है, आर ये किसी में खाली हाइड्रोजन हो सकता है और किसी में कोई एल्किल ग्रुप हो सकता है, किसी में ए एरोमेटिक पार्ट हो सकता है, किसी में इस आर के अंदर सीओएच हो सकता है, किसी के अंदर NH2 हो सकता है। मतलब इसी आर में डिफरेंस होता है। तो जो 20 या 22 टाइप जो आप पढ़ते हैं अमाइनो एसिड, तो इसी आर में डिफरेंस होता है, बाकी ये पार्ट तो सभी में कॉमन होता है। तो आपसे मैंने कहा कि अगर इस आर के अंदर कोई ना तो NH2 ग्रुप है और ना ही वहां पे COH ग्रुप है, उस कंडीशन आप देख रहे हैं इतना पार्ट तो रहेगा ही रहेगा। तो बात को हो जाएगा जितना होता है नंबर ऑफ एसिडिक यानी कि COH ग्रुप उतना ही रहेगा आपका NH2 ग्रुप, तब आपका न्यूट्रल हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि इसके अलावा अगर R के अंदर अगर NH2 ग्रुप हो गया, तब NH2 का नंबर अधिक हो जाएगा, इन बेसिक ग्रुप का नंबर अधिक हो जाएगा, तब आपका बेसिक कहलाएगा जो आपके सामने है। और इसके अलावा मान लीजिए कहा जाए कि इस R के अंदर NH2 नहीं बल्कि COH अगर आ गया तो उस कंडीशन में आपका एसिडिक ज्यादा हो जाएगा, तब कहलाएगा एसिडिक अमाइनो एसिड। तो बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे मैंने आपसे पिछले क्लास में कहा था कि अनावश्यक बायोकेमिस्ट्री से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस को आप जानते हैं कि बायोकेमिस्ट्री आपका सीएसआईआर का यूनिट नंबर 1 है। क्यों यूनिट नंबर 1 है भाई, क्योंकि आप जानते हैं अगर बायोकेमिस्ट्री आप नहीं ढंग से सीखेंगे तो आप ना तो प्लांट फिजियोलॉजी अच्छी तरह कर पाएंगे, ना एनिमल फिजियोलॉजी कर पाएंगे, ना ही सेल बायोलॉजी कर पाएंगे, ना ही जेनेटिक्स कर पाएंगे और ना ही इम्यूनोलॉजी कर पाएंगे। यानी कि बायोकेमिस्ट्री का ढेर सारा बायोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर के अलावा और जगह जगह इसका यूज है। और मैंने आपसे कहा था कि इसमें डरने की बात इसलिए भी नहीं है कि जो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के, इसमें जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है यार बिल्कुल हाई स्कूल लेवल की केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, ऐसा कुछ नहीं है। और सब कुछ आपको इस तरह से पढ़ना भी नहीं है, हम आपको बताएंगे सारी बातें एक एक करके बहुत आसानी से। थोड़ा सा बस गट्स रखिए और इच्छा, नहीं कहते हैं कि जो आपका जो विल पावर होता है ये बहुत आपसे बहुत बड़े बड़े काम करवा लेता है। तो विल पावर में डेवलप करेंगे, हमको बायोकेमिस्ट्री सीखनी ही सीखनी है। अरे यार मोर देन 40 मार्क्स का सवाल है भाई खाली बायोकेमिस्ट्री से, बाकी अप्लाइड वाले पार्ट तो अलग ही है। तो ढेर सारा क्वेश्चन भी देता है आपको यहाँ पर, तो थोड़ा सा मेहनत करिए और बड़े आराम से हम लोग बायोकेमिस्ट्री सीख लेंगे, यही छोटी छोटी बातें हैं। तो मैंने आज क्या बताया आपको कि अमाइनो एसिड में हम अल्फा अमाइनो एसिड कब कहेंगे, बीटा अमाइनो एसिड किसे कहा जाएगा, गामा अमाइनो एसिड किसे कहा जाएगा, कौन सा कहलाता है एसिडिक अमाइनो एसिड, कौन सा कहलाता है बेसिक अमाइनो एसिड और कौन सा कहलाता है न्यूट्रल अमाइनो एसिड। आई होप इसमें किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए दो टर्म आपके पास और हैं जो हमने पिछले क्लास में थोड़ा सा बताया था, मैं जरा सा थोड़ा सा आपको रिकैप कर दूं उसका कि जब हम अमाइनो एसिड पढ़ें अथवा हम लोग क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर पढ़ें, इन दोनों को एक खूब इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। आप जानते हैं क्या, आप जानते हैं अमाइनो एसिड से क्वेश्चन अच्छा खासा मिलता है और जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं वहां से क्वेश्चन मिलता है। तो दोनों में एक कैपिटल डी कैपिटल एन क्या होता है, स्मॉल डी स्मॉल एल क्या होता है। तो हमने आपको पिछले क्लास में थोड़ा हिंट दिया था, जस्ट रिकैप कर दूं ताकि आपका वो चीज जो है वो क्लियर हो जाए। तो देखिए जरा इसमें बड़ी सिंपल सी बात है, मैं दोनों का एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए आप मान लीजिए कि सपोज करिए कि मैं आपसे ग्लूकोज की बात करूं, मैंने यही एग्जांपल दिया भी था। तो ग्लूकोज में आप देखिए आपकी स्ट्रक्चर ही होती है, CHO होता है और CHOH जो होता है जानते हैं। चलिए इसको मैं अभी 4 बार लिखना है, यहाँ 3 बार कर रहा हूँ और एक मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ। ये भी CHOH ही है लेकिन इसको हमको अलग दिखाना है। और ये आपका मान लिया जाता है CH2OH हो गया, ये आपका हो गया ग्लूकोज। ध्यान दीजिए ये ग्लूकोज है, जल्दी से मैं इसको समझ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा ग्लूकोज। इसमें करना क्या है
कि जो अंतिम से पहले वाला कार्बन जो है, यानी कि सेकेंड लास्ट कार्बन देखना है। जैसे आप जानते हैं यहाँ पे ACHO इसका फंक्शनल ग्रुप है, इसको आप कार्बन नंबर 1 बोलते हैं ना, ये आपका कार्बन नंबर 1 हो गया। ऐसे यहाँ पे 2, 3, 4 कार्बन यहाँ पर हो गया, ये 5th कार्बन आपका हो जाएगा और 6th कार्बन आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो जो 5th कार्बन है मतलब सेकेंड लास्ट कार्बन है, उसी सेकेंड लास्ट कार्बन पे आपको देखना है कि OH किधर है। ध्यान दीजिए, जब भी आप कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो चाहे जो भी आपके सामने कार्बोहाइड्रेट लिखा हो, चाहे ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, गैलेक्टोज हो, माल्टोज हो, लैक्टोज हो, मैनोज हो, कुछ भी हो, मतलब तो सेकेंड लास्ट कार्बन पे आप देखिए कि OH आप कहां देखना है, सेकेंड लास्ट कार्बन पे। फिर रिपीट करूं, सेकेंड लास्ट कार्बन देखना है। तो सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर OH आपका राइट साइड में है तो आप इसको कहेंगे कैपिटल D, यानी कि कैपिटल D और कैपिटल L का ऑप्टिकल रोटेशन के डायरेक्शन से कुछ भी लेना देना नहीं है। क्या बताता है, तो कैपिटल D और कैपिटल L ये बताता है कि अमाइनो एसिड अगर है तो NH2 ग्रुप का ओरिएंटेशन किधर है, वो राइट में है अथवा लेफ्ट में है। इसी प्रकार अगर आप कार्बोहाइड्रेट देख रहे हैं तो वहां देखना होगा कि OH ग्रुप आपका कहां पे, सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH आपका राइट में है अथवा लेफ्ट में है। तो कार्बोहाइड्रेट में आप OH ग्रुप देखेंगे कहां पे, सेकेंड लास्ट कार्बन पे, और अमाइनो एसिड में क्या देखेंगे, NH2 ग्रुप देखेंगे कहां पे, उसी वही आपका अल्फा जो होता है कार्बन उस पर। तो अभी दिखाएंगे उसको भी। तो देख रहे हैं यहाँ पर चूंकि राइट साइड में है ना, देखिए यहाँ पे राइट साइड में है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, कैपिटल D हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसे ही हम लिख दिए तो दोबारा में लिख दूंगा इसको कि मान लीजिए अगर आपका है CHO और यहाँ पे कर ले हम CHOH 3 टाइम्स, फिर यहाँ पर सेकेंड लास्ट आपका हो गया। यहाँ पर देखिए इस बार मैं OH को ले जा रहा हूँ लेफ्ट में, देखिए लेफ्ट में चला गया। तो इस कंडीशन में अब आपका जो ये ग्लूकोज है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा L। देखिए लेफ्ट में चला गया, ये हमारा हो गया कैपिटल L हो गया है, ठीक ना। इस तरह से आप ध्यान देंगे कि सिंपली बस यही आपको देखना है बस कि आपका जो OH है वो सेकेंड लास्ट कार्बन पे राइट में है कि लेफ्ट में है। बड़ी सिंपल सी बात है, आप इतनी सी बात खाली देखेंगे कि वो लेफ्ट में है कि राइट में है। तो हमने जो एग्जांपल दिया आपके सामने कैसा है, ये अभी प्रेजेंट टाइम में कहां देखिए, अगर मैं इसको बीच से लाइन ड्रा कर दूं तो हमारे जो स्ट्रक्चर में हमने इसको सेकंड बनाया है, इसको हमने यहाँ पे फर्स्ट मान ली दिखाया है इस तरह से। तो फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि सेकंड लास्ट कार्बन पे OH जो है राइट साइड में है, इसलिए कैसा आपका D फॉर्म हुआ। और जो आप सेकंड स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने सेकंड लास्ट कार्बन OH को हमने लेफ्ट में दिखाया, तो क्या हो गया आपका कैपिटल L हो गया। तो सिंपल सी बात है, क्या देखना है कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट को देखते समय कहां देखना है, सेकंड लास्ट कार्बन देखना है। तो अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे OH अगर राइट साइड में है तो आप इसे कहेंगे कैपिटल D, और अगर यही सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर OH अगर बाएं तरफ है लेफ्ट में है तो आप इसे बोलेंगे कैपिटल L। तो ध्यान दीजिएगा, कैपिटल D एंड कैपिटल L हैज नथिंग टू डू विद द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन की दिशा से कोई मतलब इसका नहीं, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब किससे है, ओरिएंटेशन से है, डायरेक्शन से है कि OH आपका किधर है, बाएं है अथवा दाहिने है। तो आई थिंक कि कैपिटल D और कैपिटल को लेके आपको कोई डाउट यहाँ पे नहीं होगा। इसी तरह से मान लीजिए अगर मैं ले लूं, अगर अमाइनो एसिड अगर ले लूं तो वहां जा देखिए ऐसा, वहां पे क्या है कि यहाँ देखिए ऐसा अगर कहा जाए कि ये आपका अमाइनो एसिड यहाँ पे आपका R है, मान लीजिए यहाँ पर हो गया R हो गया, यहाँ तो होता ही होता है। अब मान लीजिए हमारा यहाँ पर इस तरह से ये हमारा ये C है, मान लीजिए ये C है, और इसके बाद से हमने यहाँ लिख दिया NH2 लिख दिया, और यहाँ पर हमने H लिखा और यहाँ पर हमने COH लिखा। आप जाएंगे इतना ऐसा होता ही होता है आप जानते सब में। तो यहाँ पर क्या देखना है, किसी N को देखना है, NH2 को देखना है इनफैक्ट कि आपका दाहिने लिखा गया है कि बाएं लिखा गया है। तो अगर NH2 आपको दाहिने लिखा गया होगा तो क्या बोलेंगे, ये कौन सा फॉर्म हुआ आपका, ये आपका हो जाएगा कैपिटल D फॉर्म हो जाएगा। ये हो गया हमारा कैपिटल D फॉर्म हो गया, ठीक है ना। इसके अपोजिट मान लीजिए अगर मैं क्या करूं कि इस जो है हमारा जो NH2 है इसको मैं क्या करूं, इसको मैं बाएं लिख लूं, यहाँ पर देखिए से इसको हमने इधर कर दिया, बाएं कर दिया। तो उस कंडीशन में आपका जो अमाइनो एसिड होगा ये क्या
हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए कैपिटल एल फॉर्म हो गया। तो अंतर ये सारी बात वही है, अंतर इतना सा है कि हम कार्बोहाइड्रेट में क्या देखते हैं, हम OH देखते हैं, और अमाइनो में क्या देखते हैं, हम NH2 देखते हैं। बाकी सारे कॉन्सेप्ट आपके वही होते हैं, ठीक ना। तो मैंने पिछले क्लास में थोड़ा बताया था, आज मैंने रिकैपिंग कर दिया। तो आई होप कि अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। किसमें डाउट नहीं होगा, कैपिटल डी क्या है, कैपिटल एल क्या है। डी और एल कहने से मत समझिए हर बार ऑप्टिकल रोटेशन ही बताएगा, ऐसा नहीं है। जब स्मॉल डी और स्मॉल एल कहेगा तब वो ऑप्टिकल रोटेशन की बात करता है। कैपिटल डी और कैपिटल एल का ऑप्टिकल रोटेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये क्या बताता है, तो कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में इस सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH की डायरेक्शन बताता है, और अमाइनो में क्या करता है, NH2 की डायरेक्शन बताता है। इसका ऑप्टिकल रोटेशंस में बार बार कह रहा हूं, कुछ भी लेना देना नहीं है। तो हम लोगों ने 5-6 टर्म जल्दी जल्दी देख लिया। क्या क्या देखा, अल्फा अमाइनो एसिड क्या है, बीटा अमाइनो एसिड क्या है, गामा अमाइनो एसिड क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, एसिडिक क्या होता है, बेसिक क्या होता है, कैपिटल डी क्या होता है, और कैपिटल एल क्या होता है। इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दिया। स्मॉल डी स्मॉल एल का आप मतलब सिंपल जानते हैं, मैंने बताया था पिछले क्लास में आपको कि अगर कोई कंपाउंड अगर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, सर्व सामान्य भाषा में लाइट की बात करें, लाइट के प्लेन को अगर क्लॉकवाइज में घुमाता है तो उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और उसी को स्मॉल डी से लिखा जाता है। और ऐसे कंपाउंड जो लाइट के प्लेन को घुमाता है एंटी क्लॉकवाइज में घुमाता है, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घुमाता है, उसे हम कहते हैं लीवो रोटेटरी, और उसको स्मॉल एल से लिखा जाता है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने इसको बताया भी था, आप देख चुके हैं ऑलरेडी। हमने जल्दी से आपको रिकैपिंग भी दे दिया। आई होप कि स्मॉल डी क्या है, स्मॉल एल क्या है, कैपिटल डी का मतलब क्या है, कैपिटल एल का मतलब क्या है, अल्फा का मतलब क्या है, बीटा का मतलब क्या है, गामा का मतलब क्या है, एसिडिक क्या है, बेसिक क्या है, न्यूट्रल क्या है, इन सारी बातों में कोई डाउट अब आपका नहीं रहेगा, ठीक ना। तो ये सारी बात हो गई। अब इसके बाद से जो अगली चीज हमको जानना है, जो भी फ्रिक्वेंटली यूज्ड टर्म ये भी होते हैं, जैसे डायास्टीरियोमर क्या होते हैं। जब आप पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ये टर्म बार बार मिलेंगे। कहते हैं डायास्टीरियोमर है, तो एनेंसियोमर है, ये इनोमर है, ये ईपीमर है, ये 4-5 टर्म होते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री के लिए, बार बार आते हैं और हम इसको लेके परेशान रहते हैं। तो चलिए उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि आपको ये परेशानी बिल्कुल ना हो। चलिए शुरू करते हैं हम डिफरेंट टाइप के जो टर्म्स हैं। जब हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट की, जो कि इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, लोग उससे परेशान रहते हैं। हम प्रयास करेंगे कि हम लोग इसमें बिल्कुल परेशान ना हो। देखिए हम बात क्या करने वाले हैं, हम आपसे बात करने वाले हैं डायास्टीरियोमर। डायास्टीरियोमर ये क्या होता है, ऐसे ही एनेंसियोमर, इसके बारे में हम बात कर लेंगे कि क्या होता है। ऐसे 2 टर्म हम और मिलेंगे, एक मिलेगा एनोमर और एक मिलता है ईपीमर। जैसे एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर लिख दिया जाएगा और आपसे पूछ लेगा इसमें से कौन सा या कौन कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है और कौन कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है, आगे हम देखेंगे कि अगर एनोमेरिक पोजीशन पर अगर OH है तो वो रिड्यूसिंग होता है। लेकिन एनोमेरिक पोजीशन होती क्या है पहले ये पता होना चाहिए। तो अगर हम एनोमर समझ जाएंगे तो एनोमेरिक पोजीशन भी हम समझ जाएंगे, और एनोमेरिक पोजीशन अगर हम पहचानना सीख लेंगे तो हम तुरंत बता देंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट का है, रिड्यूसिंग शुगर का है, और कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर का है। लेके करके आपको दिखाते हैं। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल आप हम दे रहे हैं। देखिए ऐसा, इनको हम लिखते हैं, ये देखिए कंपाउंड में लिख रहा हूं, ये है COOH,
COOH, यहाँ देखिए CHOH, यहाँ पे CHOH और COOH, ये हमारे स्ट्रक्चर नंबर 1 है। अब मान लीजिए मैं क्या करूं, इसी के ठीक सामने यहाँ पर मैं एक मिरर खड़ा कर दूं, एक दर्पण खड़ा कर दूं। अगर यहाँ पर एक मिरर खड़ा कर दिया जाए तो आप सब जानते हैं मिरर क्या करता है। मिरर जो होता है वो लैटरल्स को बदल देता है, मतलब कि जो दाहिने होगा बाएं चला जाएगा और बायां वाला दाहिने चला जाएगा, बाकी वर्टिकल में कोई बदलाव होगा नहीं, सब लोग जानते हैं। तो मिरर क्या करेगा, लैटरल्स को चेंज कर देगा। तो अब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो COH जैसे था वैसे रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी जितने भी यहाँ पे जो वर्टिकल्स है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा क्या कि जो OH आपका राइट साइड में वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा लेफ्ट साइड में। देखिए OH चला गया आपका लेफ्ट साइड में आ गया, और ये चला जाएगा राइट साइड में, ये चला गया राइट साइड में। ये स्ट्रक्चर में वाली हमारी 2 हो गई। ऐसे ही हम देखिए 2 स्ट्रक्चर और दिखा रहे हैं आपको। मान लीजिए इसको अगर मैं ऐसे लिख लूं, ये COH और यहां पे लिखूं C, यहाँ पे H, ये हो गया हमारा OH, लिख लिया हमने, इधर कर दिया हमने ऐसे OH, इधर कर दिया हमने H, और यहाँ कर लिया हमने COOH, हमने कर लिया। और फिर इसके सामने भी ऐसे हम यहाँ पर एक मिरर खड़ा कर दें इस तरह से, मान लिया आपका स्ट्रक्चर नंबर 3 हो गया, और इसका मैं अगर मिरर इमेज ले लूं तो हमें क्या मिलेगा, वही मिलेगा। मिरर इमेज, मिरर क्या करता है, लैटरल्स बदलता है। तो जो ग्रुप हमारा दाहिने होगा वो चला जाएगा लेफ्ट में, और लेफ्ट में चला जाएगा राइट में। बाकी वर्टिकल बदलता नहीं है, तो वर्टिकल जैसा है आप वैसे लिख दीजिए COH। अब देखिए यहाँ पे OH आपका राइट में था, ये चला जाएगा लेफ्ट में चला जाएगा। H आपका लेफ्ट में था, ये चला जाएगा राइट में। यहाँ पर देखिए H आपका राइट में था, ये चला जाएगा लेफ्ट में। OH आपका लेफ्ट में था, ये चला जाएगा राइट में, और ये COH। ये मान लीजिए मैं कहूँ स्ट्रक्चर नंबर आपका 4 है। अब देखिए अगर अब कहा जाए कि फर्स्ट और सेकंड को देखें, जरा फर्स्ट और सेकंड को देखें या थर्ड एंड फोर्थ को देखें, तो आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट और सेकंड है क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है। कैसे देखिए, ऐसा जितने ग्रुप्स आपके फर्स्ट स्ट्रक्चर में है वही सबके साथ सेकंड में भी है। देखिए यहाँ पर 2 COH है, यहाँ भी 2 COH है, यहाँ पे देखिए 2 OH है, यहाँ पे देखिए 2 OH है, यहाँ देखिए 2 H है, यहाँ भी 2 H है। तो डिफरेंस क्या है कि जो OH फर्स्ट स्ट्रक्चर में राइट साइड में है वो सेकंड में कहां पर आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया। और जो H देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर में लेफ्ट साइड में था वो कहां चला गया, राइट साइड में चला गया। तो इतना सा खाली इसमें हुआ है। ध्यान दीजिए कि अब आपके एग्जाम में ऐसे मिरर का फिगर नहीं बना के दिखाया जाएगा और नहीं मिरर लिखा जाएगा। तो हमें देखना क्या है कि बस ये देख लीजिए कि अगर सारे ग्रुप दोनों कंपाउंड में वही है, अंतर क्या है कि एक स्ट्रक्चर में जो ग्रुप राइट साइड में है अगर वो दूसरे स्ट्रक्चर में लेफ्ट साइड में आ गया तो जो पहले में राइट में था वो दूसरे में लेफ्ट में आ जाए, और जो पहले में लेफ्ट में था वो दूसरे में राइट में चला जाए। यानी कि लेफ्ट वाला राइट में चला जाए और राइट वाला लेफ्ट में चला जाए। मतलब अगर लेटरल्स बदल जाते हैं तो आप समझ लें कि ये दोनों आपस में क्या हुए, मिरर इमेज हुए। ये क्या कहलाएंगे, ये मिरर इमेज कहलाएंगे। और जो मिरर इमेज होते हैं वो जो होते हैं आप जानते हैं कहलाते हैं इनेंशियोमर कहलाते हैं। ये दोनों आपस में क्या हुए, इनेंशियोमर हुए। ध्यान दीजिएगा, तो जो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया क्या है, ये आपस में एक दूसरे के इनेंशियोमर है, ये कहलाते हैं इनेंशियोमर।
मर। इसी प्रकार देखिए जो आपका थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी बिल्कुल वही बात है। जो थर्ड और फोर्थ है यहाँ भी बिल्कुल वही बात देख लीजिए कि जो यहाँ पे थर्ड स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि OH आप यहाँ पे देखिए सेकंड कार्बन पे OH यहाँ पे राइट साइड में है, तो यहाँ कहाँ चला गया, लेफ्ट साइड में चला गया। और जो यहाँ पे H लेफ्ट में था वो कहाँ चला गया, राइट में चला गया। ऐसे आप थर्ड कार्बन पे आइए, यहाँ पे क्या H यहाँ पे राइट साइड में है, यहाँ कहाँ चला गया, लेफ्ट में चला गया। और जो OH यहाँ पे लेफ्ट साइड में है वो कहाँ चला गया, राइट में चला गया। मतलब कि जो आप देख रहे हैं कंपाउंड यहाँ पे असल में दोनों यहाँ पे क्या है, टार्टेरिक एसिड है, सब टार्टेरिक एसिड है। तो अब क्या है कि थर्ड में जो भी ग्रुप्स हैं वो सबके सब फोर्थ में हैं। डिफरेंस क्या है कि जो ग्रुप इस थर्ड स्ट्रक्चर में राइट साइड में है वो फोर्थ में कहां चला गया, लेफ्ट साइड में चला गया। और जो थर्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं H और OH यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में है, वो फोर्थ में कहां चले गए, राइट साइड में चले गए। तो यहाँ पर भी क्या है कि खाली जो ग्रुप्स हैं उनका क्या हो गया, लेटरल चेंज हुआ है। जो लेफ्ट में था H देखिए वो यहाँ पे राइट में चला गया। जो यहाँ पे OH देखिए राइट में था थर्ड स्ट्रक्चर में, फोर्थ में कहां गया, लेफ्ट में आ गया। तो अगर खाली इतना सा बदलाव हो कि जो एक स्ट्रक्चर में जो ग्रुप राइट में था वो अगले में लेफ्ट में आ गया और जो लेफ्ट में था वो राइट में चला जाए, बाकी सब कुछ वही रहे, तो आप क्या समझेंगे कि यहाँ पर खाली लैटरल चेंज हुए हैं। और जब लैटरल चेंज होते हैं तो क्या कहलाता है, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। और जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, मान इमेजिन करिए अगर मैं इसको यहाँ से किसी काट लूं और काट के लाके इसके ऊपर अगर रखूं, यानी जो फोर्थ स्ट्रक्चर है इसको यहाँ से काट के ले आके अगर मैं थर्ड पे रखूंगा तो क्या आपको लगता है कि फोर्थ स्ट्रक्चर थर्ड को ढक लेगी, नहीं ढक पाएगी। क्यों, देखिए जहां पर इसका OH है यहाँ ये कहां जाएगा, ये जाके H के ऊपर पड़ेगा, ये ढका नहीं जा सकेगा। तो जो ढक एक अगर ऐसे दो स्ट्रक्चर हो कि एक दूसरे को ढक ना सके, एक दूसरे की मिरर इमेज हो, तो यही वास्तव में कहलाते हैं इनेंशियोमर। तो इस तरह से जो थर्ड और फोर्थ है ये भी क्या है, ये भी सब आपस में इनेंशियोमर ही हैं। ये जो थर्ड और फोर्थ है ये भी आपस में इनेंशियोमर हैं। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर का इनेंशियोमर सेकंड स्ट्रक्चर हुआ और थर्ड का क्या हुआ, फोर्थ हुआ। ये तो हमारे हो गए इनेंशियोमर, यानी कि ऐसे दो स्ट्रक्चर जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हो, जो एक दूसरे से ढके न जा सके, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, जो एक दूसरे से ढके नहीं जाते हैं, वो कहलाते हैं इनेंशियोमर। तो आपके क्या हो गए, इनेंशियोमर का पेयर हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जो हमने रेड से लिखा है फर्स्ट स्ट्रक्चर, इस जगह इस फर्स्ट को इस थर्ड से कंपेयर करिए, तो इस फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर करिए तो आप देखेंगे कि फर्स्ट में जितने ग्रुप्स हैं वही सबके सब थर्ड में भी हैं। लेकिन आप देखिए जरा सा, फर्स्ट का मिरर इमेज थर्ड नहीं है, ध्यान दीजिएगा ऐसा। फर्स्ट में देखिए ऐसा, यहाँ पे दोनों एज किधर है, लेफ्ट साइड में है, और यहाँ का लेफ्ट दिखाई पड़ रहा है, लेफ्ट में एक एच है तो एक OH है ना। चेक करिए फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या है, दोनों एच यहाँ पे लेफ्ट साइड में है। तो मिरर इमेज का मतलब तो ये ना हुआ कि दोनों एच जो है राइट में आ जाए, ऐसा होना चाहिए था, जो कि देखिए यहाँ पर है सेकंड स्ट्रक्चर में। लेकिन अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करूं तो फर्स्ट का मिरर इमेज थर्ड नहीं है, इसी प्रकार फर्स्ट का मिरर इमेज फोर्थ भी नहीं है। इसी तरह से सेकंड का भी मिरर इमेज थर्ड नहीं है और सेकंड का मिरर इमेज फोर्थ भी नहीं है। तो अगर आप फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें, या फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर करें, या सेकंड और थर्ड को, चलिए पास पास लेकर कंपेयर कर लीजिए, क्या क्या दिखाई पड़ रहा है कि सेकंड में दोनों OH लेफ्ट में है, तो मिरर इमेज में क्या होगा, दोनों OH राइट में हो जाने चाहिए। तो क्या आपको लग रहा है कि थर्ड में दोनों OH राइट में है, बिल्कुल नहीं है। हाँ ये देखिए थर्ड में एक OH राइट में है, एक OH इधर है लेफ्ट में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड का मिरर में थर्ड नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे स्टीरियोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते, ध्यान दीजिए,
जो जितने ग्रुप्स यहाँ पे सेकंड में हैं वो सारे के सारे ग्रुप थर्ड में भी हैं। चेक कर लीजिए, इनके पास भी 2 COH है, यहाँ पे देखिए 2 COH है, यहाँ देखिए 2 OH है, यहाँ पे देखिए 2 OH है, यहाँ देखिए 2 H है, यहाँ देखिए 2 H है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है आपको, सारे ग्रुप सेम है। ये भी टार्टरिक एसिड है और ये भी टार्टरिक एसिड है, लेकिन टार्टरिक एसिड के ये दो ऐसे फॉर्म हैं, ध्यान दीजिएगा, कि जो आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। तो जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं डायस्टीरियोमर। एक लाइन की बात डेफिनेशन है, कैसे मॉलिक्यूल जिनका स्ट्रक्चर क्या हो, सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो, ग्रुप भी सेम हो, तो अंतर क्या है भाई? ध्यान दीजिएगा कि अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, यानी कि अगर पहले में जो ग्रुप बाएं तरफ है वो दूसरे में दाहिने चले जाए, और जो पहले में दाहिने हैं वो दूसरे में बाएं चले जाए, तो वही कहलाते हैं मिरर इमेज। ये होता है ना भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप अपने घर में लगे मिरर को देख लीजिएगा, दर्पण देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, अगर आप उठाएंगे अपना दाहिना हाथ तो आपकी इमेज उठाती है बायां हाथ, यही होता है ना। तो होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि मिरर लैटरल्स को हिंदी में कहते हैं पार्श्व, उसको बदल देता है। अगर आपको लगता है कि दोनों कंपाउंड सेम ही है, बस अंतर इतना सा है कि जो ग्रुप किसी पहले स्ट्रक्चर में अगर बाएं है दूसरे में दाहिने चला जाए, और जो पहले में दाहिने है वो दूसरे में बाएं चला है, तो ये दोनों आपस में मिरर इमेज कहलाते हैं, और जो मिरर इमेज होते हैं वही कहलाते हैं इनेंशियोमर। भाई मैं आगे लिख भी दूंगा इस बात को। तो जो मिरर इमेज होते हैं क्या होते हैं? इनेंशियोमर होते हैं। तो हमारे एग्जांपल में स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट और स्ट्रक्चर नंबर सेकंड आपस में क्या है? इनेंशियोमर है, मिरर इमेज है। इसी प्रकार से स्ट्रक्चर नंबर देखिए थर्ड और फोर्थ मिला लीजिए बिल्कुल, कि जो थर्ड स्ट्रक्चर में जो ग्रुप आपका दाहिने है OH और H, देखिए फोर्थ में क्या है? वो बाएं चला गया, और जो देखिए यहाँ पर बाएं है H और OH, वो देखिए सेकंड फोर्थ में क्या होगा? दाहिने चले गए। तो जो लेफ्ट में है वो राइट में चला गया, जो राइट में है वो लेफ्ट में चला गया। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स या ऐसे दो स्ट्रक्चर जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं वो कहलाते हैं इनेंशियोमर। तो इस तरह से थर्ड और फोर्थ आपस में क्या है? इनेंशियोमर है, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से फर्स्ट और सेकंड आपस में इनेंशियोमर हैं, और थर्ड और फोर्थ आपस में इनेंशियोमर हैं। लेकिन यहीं पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूं कि मैं फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर कर रहा हूं या सेकंड को थर्ड से कंपेयर कर रहा हूं, अगर मैं सेकंड को थर्ड से कंपेयर करूंगा तो आप मिला लीजिए, ये दोनों आपस में मिरर इमेज नहीं है। ग्रुप तो समान है, जो ग्रुप इसके अंदर है वही इसके अंदर भी है, लेकिन आपस में क्या है? मिरर इमेज नहीं है। ठीक है ना? तो ऐसे कंपाउंड जिनमें ग्रुप तो वही होते हैं लेकिन जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर लेफ्ट में है अगले में राइट में चला गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे दोनों एज किधर है? राइट में है, लेकिन इसमें देखिए क्या थर्ड में दोनों दोनों एज एक साइड में लेफ्ट में है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोनों एज किधर है? राइट में है, लेकिन थर्ड में क्या दिखाई पड़ रहा है? एक एज आपका लेफ्ट में है, एक एज यहाँ राइट में है। ठीक, तो क्या सेकेंड और थर्ड आपस में मिरर इमेज हुए? बिल्कुल नहीं हुए। अगर मिरर इमेज होते तो आप जानते हैं कि जो यहाँ पे लेफ्ट में होता वो अगले में राइट में हो जाना चाहिए था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे दो स्ट्रक्चर जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो डायस्टीरियोमर कहलाते हैं। तो बस एक लाइन याद करनी है कि अगर मिरर इमेज है तो इनेंशियोमर, और अगर मिरर इमेज नहीं है तो डायस्टीरियोमर। सिंपल सी बात हुई। अगर मिरर इमेज है तो इनेंशियोमर, और मिरर इमेज नहीं है तो क्या कहलाते हैं? डायस्टीरियोमर। ठीक, पूरी फिगर आपके सामने है। तो फर्स्ट और सेकंड आपस में इनेंशियोमर, थर्ड और फोर्थ आपस में इनेंशियोमर, लेकिन सेकंड और थर्ड में कहूंगा, अगर मैं इनको आपस में दिखाऊं, ये दोनों ये सब आपस में क्या है? ये है डायस्टीरियोमर है, ये डायस्टीरियोमर, डायस्टीरियोमर। अब देखिए मैं आपके लिए लिख देता हूं, मैं बात पहले कर रहा हूं इनेंशियोमर की। इनेंशियोमर अभी मैंने बताया
कि जो मिरर इमेज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं एनेंशियोमर। आप क्या बोलेंगे कि दोस स्टीरियोमर्स। देखिए स्टीरियोमर क्या होते हैं, ऐसे दो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन इनका स्पेस में यानी जो ग्रुप का जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें ग्रुप तो वही होते हैं लेकिन ग्रुप का जो अरेंजमेंट होता है, जो स्पेस में ओरिएंटेशन होता है, जैसे एक मान लो OH आपने कह दिया लेफ्ट में है तो अगले में कहीं राइट में चला गया, यही ना। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सेम ग्रुप होते हैं लेकिन अंतर क्या होता है, उनके जो ग्रुप होते हैं उनके स्पेस में अरेंजमेंट जो होता है अलग अलग होते हैं। किसी में वो लेफ्ट में वही ग्रुप है तो किसी में राइट में चला गया, या किसी में अबव द प्लेन है तो किसी में वही ग्रुप क्या हो गया बिलो द प्लेन हो गया। तो ही कहलाते हैं स्टीरियोमर कहलाते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं आप हैं, सपोज करिए आप एक बार खड़े हैं, सर आपका ऊपर है और पैर आपका नीचे है। अगली बार मैं क्या कर दूं, उल्टा कर दूं, पैर कर दूं ऊपर और सर कर दूं नीचे, तो दोनों आपस में क्या हो गए स्टीरियोमर हो जाए। सबसे अच्छा एग्जांपल है कि बस अपने को लीजिए, एक बार सीधे खड़े रहिए, सर ऊपर पैर नीचे। अगली बार इसका उल्टा इमेजिन कर लीजिए, इस आपका सर हो जाए नीचे और पैर हो जाए ऊपर, तो आपस में क्या हो जाएंगे भाई, आप वही व्यक्ति हैं दोनों कंडीशन में, आपके वही हाथ पैर नाक मुंह सब वही है, बस क्या हो गया स्पेस में अरेंजमेंट बदल गया। सामान्य दशा में आपका सिर ऊपर है पैर नीचे है, अगली बार मैं उल्टा बोल रहा हूं कि पैर कर दीजिए ऊपर सर कर दीजिए नीचे, तो दोनों आपस में क्या होगा स्टीरियोमर हो जाएंगे। तो होना क्या चाहिए, ग्रुप वही रहने चाहिए, ग्रुप आपके सेम होने चाहिए, अंतर क्या होना चाहिए, ग्रुप का अरेंजमेंट डिफर करना चाहिए। किसी एक फॉर्म में मान लीजिए कोई एक ग्रुप मान हमने OH ग्रुप कहा, OH अगर लेफ्ट में है तो अगले में राइट में चला जाए, या OH मान लीजिए अगर अबव द प्लेन है तो अगले में बिलो द प्लेन चला जाए। तो इस तरह से वो कहलाते हैं स्टीरियोमर। तो ऐसे स्टीरियोमर जो क्या होते हैं एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं वो कहलाते हैं एनेंशियोमर। हम क्या बोले, दो स्टीरियोमर्स which are mirror image, समझिएगा। और मिरर इमेज मैंने बता दिया क्या होता है, मिरर इमेज का मतलब क्या होता है एकदम कि एक में जो ग्रुप बाएं हो अगले में क्या हो जाए दाहिने हो जाए, यही होता है मिरर इमेज। which are mirror images of each other are called क्या enantiomer, enantiomer। और अभी हमने आपको एग्जांपल दिया, ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल आप सामने देख लीजिएगा कौन कौन सा हम दिखा था आपसे कि फर्स्ट एंड सेकंड आपस में क्या थे, वो enantiomer थे। इसी प्रकार कहा था हमने आपसे कि जो थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर हमने बनाया था देख लीजिएगा अपना, वो आपस में क्या थे, वो enantiomer थे। ठीक है। तो जो मिरर इमेज होते हैं वो कहलाते हैं enantiomer। लेकिन इसका उल्टा अगर मैं पूछूंगा कहूँ आपसे कि जो मिरर इमेज ना हो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे डायस्टीरियोमर, वो कहलाएंगे डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर इससे क्या कह देंगे भाई, जो मिरर इमेज ना हो वो हो गया डायस्टीरियोमर। हम क्या बोलेंगे कि दोस स्टीरियोमर्स which are not mirror images, which are, उसी का उल्टा कर दीजिए, not mirror images are called क्या डायस्टीरियोमर, डायस्टीरियोमर। तो सिंपल सी बात है, जो मिरर इमेज है वो एनेंशियोमर है, एग्जांपल आपके सामने था, और जो मिरर इमेज नहीं है वो क्या है, डायस्टीरियोमर है। ठीक है, ये दो टर्म। लेकिन इसमें से भी क्या होता है ध्यान दीजिएगा, अब डायस्टीरियोमर दो प्रकार के होते हैं,
डायस्टेरियोमर दो प्रकार के होते हैं, यही दो प्रकार हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक कहलाता है एनोमर और एक कहलाता है ईपीमर। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो अब आने जा रही है। डाया और स्टीरियो तो खैर ठीक है, जानना चाहिए, लेकिन जो हमारे लिए बार बार फ्रिक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, अगर आप कार्बोनेट केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत बार बार पूछे जाएंगे, वो है कौन? एनोमर और ईपीमर। बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी है, बिल्कुल थोड़ा सा बस समझने की प्रयास करके उसके लिए बिल्कुल आप समझ जाएंगे। देखिए हम समझा रहे हैं, देखिए मान लीजिए, देखिए एक बात समझिए, सी डबल बॉन्ड ओ को हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है ना? सी डबल बॉन्ड ओ कहलाता है कार्बोनिल ग्रुप। और आप जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशन ही होती है वो क्या होती है कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, तो आप जानते हैं या तो एल्डोज होता है, मतलब या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा, यानी सी डबल बॉन्ड ओ एच, ध्यान दीजिएगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच। देखिए यहाँ पर हमारा मतलब यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ से है मेनली, ये आपका क्या हुआ, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड हुआ। और जो कीटो ग्रुप होता है वहां पे एच नहीं होता है, वहां पे सिंपली आपका सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पर हो गया, ठीक है ना? तो आप एक बात याद रखिएगा कि ये जो एल्डिहाइड जो हो जाए, कहते हैं ना जैसे ग्लूकोज क्या है, कहते हैं एल्डोज है। तो वे सारे के साथ ध्यान दीजिए, कार्बोहाइड्रेट जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ एच होता है वो एल्डोज कहलाते हैं, असल में ही एल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है। और जिसमें एच ना हो, खाली सी डबल बॉन्ड हो, उसे हम लोग कीटोज कहते हैं। और आप जानते हैं जो सबसे पॉपुलर एग्जांपल है आपके, तो ग्लूकोज जो होता है वो एल्डोज होता है और जो फ्रक्टोज होता है वो कीटोज होता है। ये बात आप सब लोग जानते हैं, अगर याद भी कर लीजिए, ग्लूकोज में आपको ये दिखाई पड़ेगा, फ्रक्टोज में ये दिखाई पड़ेगा। तो ग्लूकोज क्या है, एल्डोज है, और फ्रक्टोज क्या है, कीटोज है, याद रखिए। तो जिसमें कीटो ग्रुप होता है वो कीटोज कहलाता है, एग्जांपल के लिए फ्रक्टोज, और जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो एल्डोज कहलाता है, ठीक है ना? अब देखिए, अब कभी डिटेल में पढ़ेंगे तो बात आपसे करेंगे कि जो सी डबल बॉन्ड ओ होता है ना, यही कहीं से मान लीजिए एच पा जाए, अब कहां से पाएगा कभी बाद में बात करेंगे आपसे। तो जब एच पाएगा तो यही जो ओ होता है, आपका जो सी डबल बॉन्ड ओ है, यही ओ एच में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो सी डबल बॉन्ड ओ है एच पाके ये ओ एच में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ऐसे आपका हो जाएगा, जो सी डबल बॉन्ड ओ है ये हो जाएगा ओ एच हो जाएगा। तो जो पहले सी डबल बॉन्ड ओ हो वही OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। तो जहां पे C डबल बॉन्ड O होता है उसी जगह पे देखा जाता है, ठीक है ना? तो अब देखिए, अब इसमें क्या हम आपसे कहने जा रहे हैं, हम आपसे कहने जा रहे हैं, हम ग्लूकोज की दो स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि एक बार हमारा ग्लूकोज ए है, ए हमारा पहला कार्बन है, असल में सी डबल बॉन्ड ओ था, एक एच पाके OH में, यानी O जो है एच पाके OH में कन्वर्ट हो गया, ये ग्लूकोज है। मान लीजिए ये ग्लूकोज की मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, बड़ा पॉपुलर स्ट्रक्चर है, आप जानते हैं। ये ग्लूकोज है, ये पहली स्ट्रक्चर आपके सामने है। अगली बार मैं बिल्कुल यही लिखने जा रहा हूं, सेम, खाली करूंगा क्या कि जो पहला कार्बन है उसी में OH को दाहिने से उठा के बाएं कर दूंगा और कुछ नहीं करूंगा, बिल्कुल दोबारा ऐसे ही लिखने जा रहा हूं। जो फर्स्ट कार्बन है यही का OH जो दाहिने से उठा के मैं बाएं करने जा रहा हूं, और बिल्कुल सारा दोबारा एकदम ही लिखने जा रहा हूं, कोई अंतर नहीं होगा। अगर अंतर होगा तो समझिए कि वो गलत हो रहा है, अंतर नहीं होना चाहिए। तो अगली बार मैं क्या करने जा रहा हूं, ये हमारा C हो गया, और बस OH को आप क्या कर दीजिए, बस यहाँ पे दाहिने से बाएं कर दीजिए, OH आपका चला गया बाएं, यह चला गया दाहिने, और बाकी सब जैसे हैं एज सच लिखिए, कोई अंतर नहीं करना है। खाली पहले कार्बन पे जो OH है उसका ओरिएंटेशन बदलना है, बाकी सब एज सच छापना है, देखिए जाए। तो बाकी सब मैं बिल्कुल इसी को देख के लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, कोई बदलाव नहीं। यहाँ देखिए C, ये आपका बाएं है, चाहे बाएं रहेगा, OH आपका दाहिने रहेगा। यहाँ पर OH देखिए आपका बाएं था तो हमने बाएं कर दिया, H यहाँ पे दाहिने कर दिया,
यहाँ देखिए एच आपका बाएं था तो यहाँ बाएं रहेगा, ओ एच दाहिने रहेगा। यहाँ देखिए यहाँ पर फिर वही, मतलब बिल्कुल सब सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अंतर कहाँ पर था? खाली फर्स्ट कार्बन पे था। ये दो स्ट्रक्चर हमारे सामने है, ठीक ना। हमने क्या किया कि देखिए कार्बन नंबर खाली जो फर्स्ट है उसी में हमने अंतर किया है, और कोई अंतर हमने नहीं किया है ना। हमने जो कार्बन नंबर फर्स्ट है उसी को हमने अंतर किया है, और कोई अंतर हमने नहीं किया है, ठीक ना। देखिए मैं नंबरिंग कर दूं, ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन और ये सिक्स्थ कार्बन। मिला लीजिए, यहाँ पर खाली फर्स्ट कार्बन में अंतर डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए पहली स्ट्रक्चर में जो OH है, फर्स्ट कार्बन OH आपका दाहिने है, और सेकेंड स्ट्रक्चर में देखिए OH आपका बाएं है। बाकी कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 में कोई अंतर नहीं है, एकदम हमने एग्जैक्टली वही लिखा है। तो 2, 3, 4, 5 और 6 में कोई अंतर यहाँ पे नहीं है, ठीक ना। लेकिन फर्स्ट कार्बन में अंतर है। देखिए फर्स्ट कार्बन OH आपका राइट में है, और यहाँ देखिए फर्स्ट कार्बन OH लेफ्ट में है। बाकी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में कोई अंतर नहीं है। अब मैं एक तीसरी स्ट्रक्चर इसको देखिए साहब। तीसरे स्ट्रक्चर में मैं देखिए फर्स्ट को मेरे थर्ड से कंपेयर करिएगा। ये हमने कर दिया C, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। तीसरे स्ट्रक्चर में मैं पहला नहीं, पहले को छोड़ के कहीं अंतर कर सकता हूं। पहला नहीं, पहले को छोड़ के कहीं और, वो सेकंड में अंतर हो सकता है, थर्ड में हो सकता है, फोर्थ में हो सकता है, मतलब कहीं हो जाए, मतलब अदर देन फर्स्ट, है ना। अगर फर्स्ट में अंतर किया तो कुछ और होगा, और फर्स्ट को छोड़ के कहीं अगर और अंतर कर दिया तो कुछ और हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ और क्या होगा मैं बता दूंगा आपको। इस बार मैं फोर्थ पे अंतर करूंगा, ध्यान दीजिएगा। बाकी सब जैसा फर्स्ट सेक्शन में जो लिखा है एकदम मैं वही लिखूंगा। खाली चौथे कार्बन देखिए, चौथे कार्बन को इसकी तरह दाहिने है ना, इसी को मैं बाएं कर दूंगा। मतलब हमें फर्स्ट को इस थर्ड स्ट्रक्चर से कंपेयर आप करेंगे तो जैसा फर्स्ट स्ट्रक्चर है वैसा ही थर्ड में लिखने जा रहा हूं। तो अंतर क्या मिलेगा कि जो पहले में जो चौथे कार्बन पे फर्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारी ये है, फर्स्ट स्ट्रक्चर है, इसमें चौथे कार्बन पे OH जो आपका दाहिने है इसको मैं बाएं करने जा रहा हूं। बाकी सब सेम रखेंगे। देखिए यहाँ पे H, दूसरा भी आपका SSC, यहाँ देखिए H और OH, तीसरा भी जैसा था वैसा ही रहेगा, OH और H। बस चौथे में मैं अंतर करने जा रहा हूं कि चौथा का देखिए OH यहाँ पर किधर था, पहले वाले में दाहिने था, इसको मैं बाएं करने जा रहा हूं, और जो आपका H यहाँ पे बाएं था चौथे कार्बन पे उसको मैं दाहिने करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। और बाकी सब पांचवा जैसा था वैसे रहेगा, H और OH, और छठवां CH2OH आपका वही SH रहेगा। तो ये हमारी तीसरी स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपसे कहा कि अगर ऐसी दो स्ट्रक्चर हो जिनके पहले कार्बन पर, ध्यान दीजिएगा, अगर एल्डोज होगा, यानी जैसे C डबल बॉन्ड OH वाला कर रहे हैं जैसे ग्लूकोज, तो उसमें पहला कार्बन देखा जाता है, और जो कीटोज होते हैं वहां दूसरा कार्बन देखा जाता है, ये बात याद रखिएगा। यानी फ्रक्टोज में कहां देखेंगे, दूसरे कार्बन पे देखेंगे, और ग्लूकोज में पहले कार्बन पे देखेंगे, यही भाई अंतर है। तो एल्डोज में हमेशा पहला कार्बन देखा जाता है, और कीटोज हमेशा दूसरा कार्बन। कैसा क्यों? क्योंकि एल्डोज में जो C डबल बॉन्ड होता है पहले कार्बन का होता है, और कीटोज में यही क्या होता है, दूसरे कार्बन का होता है। भी जरा से याद रखिएगा कि अगर ग्लूकोज होगा तो आप वहां पहले कार्बन को चेक करेंगे, और फ्रक्टोज होगा तो वहां पे दूसरे कार्बन चेक करेंगे। हमने यहाँ पे जो ग्लूकोज लिखा है तो मैं यहाँ पे पहला कार्बन आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए ऐसा यहाँ देखिए, अगर इसको आप चेक करेंगे तो क्लियरली आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि जो हमने फर्स्ट में लिखा है, फर्स्ट और सेकंड को याद रखें, फर्स्ट और सेकंड। तो देखिए ऐसा फर्स्ट में यानी हमारा जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ है। ये जो चार अगर मैं इसको अगर से मैं इसको डॉटेड लाइन से अगर ऐसे में दिखा लूं अलग से, ताकि आपके लिए देखना आसान हो जाए, तो आप देखिए
मैंने फर्स्ट को दिखाया और ये सेकेंड स्ट्रक्चर में जैसे देखिए मैं डाटा दिखा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट और सेकेंड में जो मैंने डाटे लाइन से दिखाया हुआ है कोई अंतर नहीं है। जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ में इस पहले स्ट्रक्चर में है एग्जैक्टली वही सब यहाँ पे दूसरी स्ट्रक्चर में भी है। तो अंतर क्या है? तो अंतर आपको पहले कार्बन पे दिख रहा होगा। जो पहली स्ट्रक्चर हमारी है इसके पहले कार्बन पे आप देख रहे हैं OH किधर है? दाहिने है। और जो दूसरी स्ट्रक्चर है इसके पहले का OH कहाँ है आपका? बाएं है। तो अगर पहले कार्बन पे OH के डायरेक्शन में अंतर अगर होगा, बाकी सब सेम रहेगा, तो ऐसे स्ट्रक्चर कहलाते हैं एनोमर। ध्यान दीजिएगा, ये एनोमर कहलाते हैं। ये सब डायस्टेरियोमर ही होते हैं। तो ऐसे डायस्टेरियोमर जिनके पहले कार्बन पर OH के ओरिएंटेशन में अंतर हो, मैंने क्या कहा? पहले कार्बन के OH के ओरिएंटेशन में अंतर हो। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले कार्बन OH किधर है? दाहिने है, और यहाँ किधर है? बाएं है। तो अगर पहले कार्बन के OH के डायरेक्शन में अगर अंतर है, क्या कहलाएगा? एनोमर कहलाएगा, एनोमर, है ना। और वही ध्यान दीजिए, वही आपके अल्फा बीटा यहाँ पर भी होते हैं। तो अगर OH आपका दाहिने होता है तो वो अल्फा कहलाता है, अल्फा एनोमर कहलाता है। और अगर आपका यही OH अगर बाएं आ जाए तो बीटा एनोमर कहलाता है। तो मैं पहले क्या बोलूंगा, ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट और सेकंड आपस में क्या है? एनोमर है। ध्यान दीजिएगा, ये आपस में क्या है? ये दोनों आपस में एनोमर है, ये एनोमर है। आई थिंक एनोमर में अंतर आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे स्टीरियोमर जिनके पहले कार्बन पर OH के ओरिएंटेशन में अंतर हो वो कहलाते हैं एनोमर। देखिए यहाँ पर पहले कार्बन OH आपका दाहिने है और यहाँ पहले OH आपका बाएं है। तो पहले कार्बन पे अगर अंतर हो तो कहलाते हैं एनोमर कहलाते हैं। ठीक ना, एनोमर हो गया। लेकिन अगर मैं फर्स्ट और थर्ड की बात करूँ, थर्ड है ना, तो अगर मैं फर्स्ट और थर्ड की बात ध्यान दीजिएगा, अब आप जरा सा फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर करिए जरा सा। फर्स्ट स्ट्रक्चर आप ये है और थर्ड स्ट्रक्चर आप ये है। तो फर्स्ट और थर्ड अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट स्ट्रक्चर के पहले कार्बन पे OH आपका दाहिने है और थर्ड स्ट्रक्चर के भी पहले कार्बन पे OH आपका दाहिने है। यानी पहले कार्बन के OH में कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना। तो अगर अंतर है तो कहां ध्यान दीजिएगा, सेकंड कार्बन पे HOH है, यहां देखिए HOH है। थर्ड कार्बन पे OHH है, यहां पे देखिए थर्ड पे OHH है। चौथे कार्बन देखिए यहाँ पे HOH है और यहाँ पे OHH हो गया। अगर मैं नंबरिंग कर दूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं नंबरिंग कर दूं यहाँ, तो यहाँ देखिए आपका फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन हुआ, ये थर्ड कार्बन हुआ, फोर्थ हुआ, ये फिफ्थ हुआ और सिक्स्थ हुआ। आप जरा सा फर्स्ट और थर्ड स्ट्रक्चर को मिलाइए, तो फर्स्ट और थर्ड स्ट्रक्चर में क्या दिखाई पड़ेगा आपको? देखिए ऐसा सारे कार्बन सेम है, खाली चौथा कार्बन, ध्यान दीजिए, मैं इसको अगर मैं इसको ऐसे डालने से करूं, जो फोर्थ कार्बन है इसको जरा देखिए आप, इसमें OH किधर है? लेफ्ट में है। और यहाँ फोर्थ OH किधर देखिए ऐसा, यहाँ पे जो OH है किधर है? देखिए ऐसा यहाँ पे राइट में है। तो फोर्थ कार्बन के यहाँ पे OH किधर है? राइट में है और यहाँ पे किधर है? लेफ्ट में है। बाकी और कहीं पर कोई अंतर नहीं है। ध्यान दीजिए, मैं फर्स्ट स्ट्रक्चर और थर्ड स्ट्रक्चर को कंपेयर कर रहा हूँ, फर्स्ट एंड थर्ड को। तो इस बार OH में कहाँ डिफरेंस मिला? अदर देन फर्स्ट कार्बन। हालांकि मैंने फोर्थ कार्बन दिखाया है, फोर्थ है ही नहीं, वो पहले को छोड़ के कहीं भी हो सकता है। सेकेंड कार्बन पे अंतर हो जाए, थर्ड पे हो जाए, फोर्थ हो जाए, कहीं भी हो जाए, पहले पे भरना हो। तो अगर पहले पे हो गया तो एनोमर हो जाएगा, और अगर पहले को छोड़ के कहीं और हो जाए तो आपका ईपीमर हो जाता है। तो फर्स्ट और थर्ड आपस में क्या है? ये सब ईपीमर है, ध्यान दीजिएगा, ईपीमर। तो एनोमर क्या होते हैं? एनोमर्स डिफर इन द डायरेक्शन ऑफ OH एट द फर्स्ट कार्बन। मैं फिर रिपीट करूं,
एनोमर में क्या अंतर होता है? तो ये जो एनोमर होते हैं उनके जो OH होते हैं उनके पहले कार्बन के OH के दिशा में अंतर होता है। यानी मैं पहले कार्बन की बात कर रहा हूँ। तो अगर पहले कार्बन पर OH के दिशा में अंतर होगा तो आपका एनोमर होगा, और पहले को छोड़ के कोई भी और कार्बन हो जाए, सेकंड हो जाए, थर्ड हो जाए, फोर्थ हो जाए, तो क्या होता है? ईपीमर होता है। जैसे आप करिए, जो हमने ये थर्ड स्ट्रक्चर लिखी है ना, वो क्या है? ये गैलेक्टोज की फिगर है। ये गैलेक्टोज है। फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है? ग्लूकोज है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका ग्लूकोज है। फर्स्ट क्या है? ये ग्लूकोज है। सेकंड भी क्या है? ये भी ग्लूकोज है। ये भी ग्लूकोज है। अंतर क्या है? अगर पहले कार्बन पे OH अगर दाहिने होगा तो इसको अल्फा ग्लूकोज कहा जाता है। असल में ये अल्फा ग्लूकोज है। और जो दूसरा वाले भी है तो ग्लूकोज ही, लेकिन देखिए यहाँ पर पहले कार्बन OH जगह यहाँ पे बाएं चला गया ना, ये बीटा ग्लूकोज कहलाएगा। है ग्लूकोज ही। ये फर्स्ट वाला भी ग्लूकोज है और सेकंड वाला भी ग्लूकोज है, लेकिन थर्ड वाला क्या है? ये ग्लूकोज नहीं है। ये क्या है? ये गैलेक्टोज है। गैलेक्टोज, ठीक ना? क्यों? तो ध्यान दीजिएगा, जैसा ग्लूकोज होता है वैसा ही गैलेक्टोज होता है। अंतर क्या होता है कि ग्लूकोज में चौथे कार्बन पे OH दाहिने होता है और गैलेक्टोज में चौथे कार्बन पे OH बाएं होता है, और कोई अंतर नहीं होता है। C6H12O6 भी है, C6H12O6 भी है। मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम होता है। आप जानते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीनों का ही मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। याद रखिएगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीनों का ही मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है C6H12O6। तो अंतर क्या है? तो ग्लूकोज के चौथे कार्बन पर OH दाहिने होता है और गैलेक्टोज में चौथे कार्बन पर OH बाएं होता है। बाकी और कोई अंतर नहीं होता है। ये क्या लिखा है? कि हमने गैलेक्टोज लिखा है। ध्यान दीजिएगा, ये गैलेक्टोज है। ठीक है ना? तो आई होप कि ईपीमर और एनोमर आप समझ गए होंगे। अगर पहले कार्बन पर OH के दिशा में अंतर है तो क्या होता है? एनोमर होता है। और अगर पहले को छोड़ के किसी अन्य कार्बन पे होता है तो ईपीमर होता है। ठीक है ना? जैसे अल्फा और बीटा जो ग्लूकोज होते हैं आपस में एनोमर होते हैं, और ग्लूकोज और जो गैलेक्टोज होते हैं आपस में ईपीमर होते हैं। ठीक है? मैं आपको लिख भी दे रहा हूं इसको कि आप इसको ताकि समझ सकें। तो पहले मैं बात करूं किसकी? एनोमर। तो एनोमर क्या होते हैं? ये हैं तो डायस्टेरियोमर ही। आप क्या बोलेंगे? दोज डायस्टेरियोमर, which differ in the direction of OH at कहां पे? फर्स्ट कार्बन। एट फर्स्ट कार्बन इन किसमें? एल्डोज। एल्डोज सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है? ग्लूकोज है। एंड एट सेकेंड कार्बन, ये बात याद रखिएगा, अगर कीटोज हुआ, अगर फ्रक्टोज हुआ तो सेकेंड कार्बन देखा जाएगा। एंड एट सेकेंड कार्बन इन कीटोज, और कीटोज का एग्जांपल कौन सा है? फ्रक्टोज। ये बात जरा सा ढंग से याद रखेंगे। अगर ग्लूकोज आएगा तो पहले कार्बन पे देखा जाएगा, और फ्रक्टोज आएगा तो दूसरे कार्बन पे। ये बात याद कर लीजिए भाई, एक लाइन की बात है। अगर ग्लूकोज होगा तो पहले कार्बन पे देखेंगे कि दाहिने है कि बाएं है OH, और अगर फ्रक्टोज हुआ तो दूसरे कार्बन देखेंगे कि दाहिने है कि बाएं। दाहिने होगा तो अल्फा फॉर्म कहलाएगा और बाएं होगा तो बीटा फॉर्म कहलाएगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कहां डिफर करते हैं? ग्लूकोज यानी एल्डोज के पहले कार्बन पर और फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन पर OH की दिशा में डिफर करते हुए कहलाते हैं एनोमर। और याद रखिए,
वे सारे के सारे स्ट्रक्चर, वे सारे के सारे मॉलिक्यूल जिनके एनोमेरिक पोजीशन पर OH होती है वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, समझ लीजिए आपके CSIR के डिफरेंट या उससे ऑडिट एग्जाम के स्ट्रक्चर लिखी रहेगी, तुरंत समझ जाएंगे। अगर मैंने दाहिने लिखा है, ध्यान दीजिए, अगर ग्लूकोज है या उससे संबंधित कोई स्ट्रक्चर है तो क्या पहला कार्बन देखिए, तो पहले कार्बन पे अगर OH है तो क्या होगा, रिड्यूसिंग हुआ, और नहीं है तो फिर नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा। बड़ी आसान सी बात है। तो जो पहले कार्बन पे जो OH में डिफरेंस शो करते हैं वो कहलाते हैं एनोमर। ठीक, तो फिर हमारे ईपीमर क्या होंगे, ईपीमर क्या होंगे, अदर देन वन, पहले को छोड़ के कहीं और डिफर कर जाए तो कहलाते हैं ईपीमर। तो अगला हम कर रहे हैं ईपीमर। ध्यान दीजिएगा कि दोज डायस्टेरियोमर्स which differ, इस बार डिफरेंस कहां पर होगा, अदर देन फर्स्ट, which differ in, सब लैंग्वेज में रहेगा, in the direction of OH, डायरेक्शन ऑफ क्या, OH देखा जाएगा कहां पे, एट कार्बन, कौन सा कार्बन, अदर देन वन, कार्बन पहले को छोड़ के, अदर देन फर्स्ट, पहले को छोड़ के, किसमें, एल्डोज में, मतलब ग्लूकोज में, एंड अदर देन सेकेंड, दूसरे को छोड़ के किसमें देखेंगे, फ्रक्टोज में, अदर देन सेकेंड इन किसमें, कीटोज मतलब फ्रक्टोज। ध्यान दीजिएगा, जब भी एल्डोज रहेगा यानी ग्लूकोज रहेगा तो पहले कार्बन पे देखिएगा, और फ्रक्टोज रहेगा तो दूसरे कार्बन पे देखा जाएगा। ठीक है ना, तो अगर पहले पे अंतर होता है ग्लूकोज में और दूसरे पे अंतर होता है फ्रक्टोज में तो क्या होगा, आपका एनोमर होगा। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, अदर देन देखा है, अदर देन फर्स्ट, पहले को छोड़ के कहीं हो, एल्डोज में मतलब फ्रक्टोज में, और दूसरे को छोड़ के कहीं हो, किसमें, जैसे फ्रक्टोज में, तो क्या हो जाएगा आपका ईपीमर हो जाएगा। इतनी सी बात याद रखिएगा। तो अगर पहले पे अंतर है तो आपका क्या होगा, एनोमर, और पहले को छोड़ के कहीं और हो जाए तो आपका हो जाएगा क्या, ईपीमर हो जाएगा। पहले पे अंतर तो एनोमर, और पहले को छोड़ के कहीं और है तो ईपीमर हो जाता है, किसमें, एल्डोज में। ठीक, कीटोन हमेशा सेकंड कार्बन देखा जाता है। आई होप कि अब आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि इनैंसियोमर क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर क्या होते हैं, ये बात पहले हो चुकी है, वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, ये एनोमर और ईपीमर। तो अगर पहले कार्बन में अंतर है या पहले कार्बन पर अंतर है OH की दिशा में, क्या होगा आपका, एनोमर होगा, और पहले को छोड़ के कोई और कार्बन हो गया तो क्या हो जाएगा, ईपीमर हो जाएगा। जैसे अल्फा और बीटा ग्लूकोज आपस में क्या है, एनोमर है, लेकिन ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में क्या है, वो ईपीमर है। ठीक है ना, तो ये सारे टर्म थोड़ा सा एक आध बार और आप वीडियो को जरा सा देखिएगा, आप लोग एक दो बार देखेंगे। हमने एग्जाम्पल भी आपको ढंग से देख के दिखाया हुआ है, स्ट्रक्चर भी लिख के हमने दिखाया है। आई होप कि बिल्कुल थ्योरेटिकल आपको नहीं लग रहा होगा, साफ साफ अपने स्ट्रक्चर बना बना के आपको दिखाया है। आप एक आध बार इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा मन लगा के, तो ये बड़े जो कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं लेकिन बार बार पूछे गए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो जनरली बुक्स में क्लियर नहीं हो पाते बुक्स को पढ़ने से। आई होप कि आपकी उस पर मास्टरी हो गई होगी, या एक आध बार पढ़ेंगे तो हो जाएगी। ठीक ना, तो हमने आज आपको कई कंफ्यूजिंग टर्म्स जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं, किसी बुक से अगर आप इन टॉपिक को पढ़ते हैं, जैसे अमीनो एसिड पढ़ते हैं या कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो सब बार बार टर्म में पूछे गए हैं, और आप पढ़ के देखिएगा, आपको पहले कंफ्यूजन जरूर हो रहा होगा, अब निश्चित रूप से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल आपके पास मास्टर लेवल का यहाँ पे क्लियरेंस हो गया होगा। और इसी के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ढंग से चल रही होगी, और जो नियर फ्यूचर में जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे रैंक से आप जीआरएफ के लिए सिलेक्ट होंगे, क्वालिफाई होंगे, इस शुभकामना के साथ आज आपकी क्लास हम यही रोक रहे हैं। अगले क्लास में कुछ ऐसे ही कंफ्यूजिंग लेकिन इंपॉर्टेंट टर्म के साथ फिर आपसे मिलेंगे।
तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड गुड बाय।